उत्तर प्रदेश का दलित किस ओर है, किस ओर जाएगा उत्तर प्रदेश का दलित? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 से 25% दलित आबादी है जो 140 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी 140 सीटों पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका निर्धारण, इसका आप कहें कि इसकी जो जीत और हार का फैसला है वो दलित वोट बैंक तय करता है। लेकिन इस दलित वोट बैंक में बिखराव होता हुआ दिख रहा है। बिखराव नेताओं के अलग अलग गुटों की वजह से दिखाई दे रहा है। एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरी तरफ राहुल गांधी, चौथी तरफ चंद्रशेखर रावण, पांचवी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, अब भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक नई प्लानिंग तैयार की है। हालांकि इसको राजनीतिक दृष्टि से तो देखना नहीं चाहिए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में जब चंपत राय को हटाया गया तो टेम्पररी के तौर पर कृष्ण मोहन को वो सचिव का पद जो है राम मंदिर ट्रस्ट का सौंपा गया। कृष्ण मोहन बौद्ध धर्म से आते हैं, या कहें कि दलित जाति से आते हैं। ऐसे में टेम्पररी के तौर पर कृष्ण मोहन को तो रख दिया गया, लेकिन क्या कृष्ण मोहन को हटाकर संघ या ट्रस्ट एक ऐसा नुकसान करने का सोचेगी कि उससे नुकसान जो है चुनाव में हो? क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दलित नेता को, किसी दलित व्यक्ति को किसी पद पर हटाकर उसकी जगह किसी स्वर्ण या किसी बाकी दूसरे जाति से लाकर बिठा दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी ऐसा करने का कोई जोखिम लेता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, जब हम दलित वोट बैंकों के बिखराव की बात करते हैं, नए नए दलित नेताओं की बात करते हैं, उसमें एक तस्वीर कल निकल कर आई चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि ये दोनों साथ में आकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेताओं की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य यानी भीम आर्मी और उनकी अपनी जनता पार्टी, तो इसको लेकर ये कहा जाता है कि दोनों ही दलित राजनीति करते हैं और अब ये दोनों जो है बसपा के वोट बैंक को काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो माफ कीजिएगा, जो दलित आबादी वाली पूरा वोट बैंक है, दलित आबादी का जो पूरा वोट बैंक है वो बसपा के पाले में जाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन अब ये दोनों नेता मिलकर, चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर इस वोट बैंक में काट या कहें कि छांट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ जब हम इन दोनों से इतर हटते हैं तो अखिलेश यादव भी इस बार दलित राजनीति पर खासा ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस तो दे ही रही है। कांग्रेस क्यों दे रही है? क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम को यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, अविनाश पांडे को हटाकर। राजेंद्र पाल गौतम को लेकर कहा जाता है कि मायावती के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा दलित नेता है उत्तर प्रदेश में तो राजेंद्र पाल गौतम है, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं और लंबे समय से वो, चाहे दलितों का सम्मेलन हो, दलितों को लेकर कोई कार्यक्रम हो, वो आयोजन, वो वैसे कार्यक्रम राजेंद्र पाल गौतम देश के कोने कोने में कराते रहे हैं और एक सीनियर दलित नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और इसी 22% वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को ये कमान संभालने को दी है या इस पद पर तैनात किया है। दोस्तों, राजेंद्र पाल गौतम भी दलित आबादी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, मेरठ से ताल्लुक रखते हैं और पश्चिमी यूपी में इस तबका यानी दलित आबादी जो है ठीक ठाक मात्रा में, यहाँ पर हार और जीत का फासला ये वोट बैंक तय करता है जाट और गुर्जर के बाद। लेकिन तीसरी तरफ जब हम बसपा के खेमे से निकलकर समाजवादी पार्टी के खेमे में आते हैं तो समाजवादी पार्टी भी पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो अखिलेश यादव की तरफ से दिया जाता है, हर एक बयान, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर एक अखबार की हेडलाइन में इस बात का जिक्र मिलता है कि अखिलेश यादव पीडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसमें डी जो दलित है, उस दलित को साधने की भी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है 2027 के चुनाव के लहजे से, वो ये निकल कर आ रही है कि राम मंदिर का मामला जब तुल पकड़ा था कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, राम मंदिर में जो दान में आए पैसे हैं उसका गबन हुआ है, उसको गैर कानूनी तरीके से लोगों ने वहाँ से चुराया है, जो तोहफे मिले थे वो गायब हो गए थे। इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा को
ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा को बाहर करने के बाद आरएसएस और ट्रस्ट के जो भी संघ और ट्रस्ट के जो भी मेंबर हैं, गोपाल राव हो गए या बाकी के जितने भी कोषाध्यक्ष हो गए, इन सभी लोगों ने एक फैसला लिया कि अब ट्रस्ट का जो सबसे ऊपरा पद है, ऊपर वाला पद है, क्योंकि देखिए ऊपर का पद ये नहीं कि अध्यक्ष वाला भी पद होता है, लेकिन वो अलग सेक्शन में आता है। जब हम इन ट्रस्ट के भीतर सचिव और कोषाध्यक्ष इन पदों पर जाते हैं तो ये अलग कैटेगरी में आता है। इसमें सबसे बड़ा पद जो होता है वो सचिव का होता है, जिस पर चंपत राय तैनात थे। उसको हटाकर यहाँ पर कृष्ण मोहन को मंदिर ट्रस्ट के तौर पर सचिव के पद पर बैठाया गया। अब ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें टेम्पोररी तैनात किया गया है तो मंदिर कुछ दिनों बाद ये कह दे कि हम इस दलित आबादी से उठाकर ये दलित जाति से किसी को हमने मंदिर के सबसे ऊपरी शीर्ष पर बैठाया है, उसे हटाकर हम किसी और को लाते हैं। तो ऐसे में नुकसान जो होगा वो ट्रस्ट का होगा और सरकार का भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करती आई है। ऐसे में उनकी जगह किसी अन्य जाति का, वो ब्राह्मण, ठाकुर या कह लें कि किसी पिछड़े जाति से बैठा दे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए वो सीट एक बार तैनात कर दी गई है, जिससे ये कहा जा सके, दूर दूर तक ये संदेश दिया जा सके कि मंदिर के सबसे ऊपरे पद पर हमने बैठाया है किसी को, तो वो दलित जाति को आदमी बैठा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो सियासत है वो इस जाति के इर्द गिर्द घूमने लगी है। हर एक दल, हर एक पार्टी, हर एक नेता ये कोशिश कर रहा है कि जो 22% आबादी है उत्तर प्रदेश में, जो 140 सीटों पर अपनी भूमिका अदा करते हैं, ये 140 सीटें किसी तरीके से हम अपने पाले में ले आएं। और इसी टकराव की वजह से, इन्हीं वोटों को अपने पाले में लाने की लड़ाई की वजह से एक तरफ आपको कांग्रेस दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, यानी दोनों में तकरार दिखाई दे रहा है। तीसरी तरफ बसपा जो कहती थी कि ये वोट बैंक हमारा, उसको बिखरने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया मोर्चा तैयार कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के सियासत में ये दलित वोट बैंक का बिखराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के चुनाव में ये वोट बैंक किसी एक पार्टी के खेमे में रह जाएगा या इन वोटों में भी तब्दीली या बंटवारा होता हुआ दिखाई देगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।